नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके स्पीडी सक्सेस चैनल पे। स्पीडी सक्सेस की इस वीडियो में हम आज देखेंगे सातवाहन वंश के बारे में। पिछले वीडियो में हमने जो है बात की थी कि कैसे कर्ण वंश की स्थापना वासुदेव करते हैं और फिर कर्ण वंश ज़्यादा दिन तक चलता नहीं है और वो लगभग 35 साल तक जो है रहता है और 35 साल के बाद उस वंश की समाप्ति हो जाती है और उस वंश के बाद सातवाहन वंश का उदय होता है जिसके संस्थापक सिमुक रहते हैं। चलिए इनकी चर्चा करते हैं और इसके साथ साथ हम विदेशी आक्रमणों के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, सातवाहन वंश की आज हम बात करने वाले हैं। तो ये सातवाहन वंश के संस्थापक जो है इसका नाम रहता है सिमुक। सिमुक के अलावा इस वंश में काफ़ी सारे प्रतापी शासक होते हैं जिनका समय काल तो थोड़ा छोटा छोटा रहता है, पर ये अपने छोटे समय काल में भी काफ़ी नाम हासिल करते हैं। जैसे सिमुक हैं खुद ही, फिर एक सतकर्णी, गौतमी पुत्र सतकर्णी, विशिष्ट पुत्र और पुलुवामी जैसे जो है महान शासक होते हैं। इसमें सबसे प्रतापी शासक की अगर बात की जाएगी तो सबसे प्रतापी शासक गौतमी पुत्र सतकर्णी होते हैं। इनके अलावा यहाँ सातवाहन वंश की राजधानी ये लोग जो बनाते हैं ये प्रतिष्ठान नाम की जगह में बनाते हैं। प्रतिष्ठान वर्तमान के महाराष्ट्र क्षेत्र में आता है और इसके बाद ये अपनी राजधानी और थोड़ा दक्षिण की तरफ लेके जाते हैं और अमरावती इनकी राजधानी बनती है। अगर आपको बताएं ये इनकी थोड़ा महाराष्ट्र के खासियत की, तो बौद्ध धर्म का जो दक्षिण भारत की तरफ अगर उदय माना जाता है या फिर दक्षिण भारत की तरफ बौद्ध को संरक्षण देने की बात होती है तो इस सातवाहन वंश के द्वारा ही दी जाती है। और सातवाहन वंश में गौतमी पुत्र सतकर्णी सबसे ज़्यादा बुद्ध धर्म को दक्षिण भारत में संरक्षण प्रदान करते हैं। इसके अलावा इस शासनकाल के समय में ही अजंता और एलोरा की गुफाओं का निर्माण प्रारंभ हुआ था, जो आज हम देखते हैं अजंता की गुफाएं जिसमें बौद्ध धर्म और वो महाभारत वगैरह सब लिखा हुआ है। तो वो चीज़ जो है ये सातवाहन वंश के समय पे आया था, इसीलिए बौद्ध धर्म का जो है मतलब चर्चा होती है अजंता की गुफाओं में मिलता है। और इसके अलावा कार्ले के चैत्य और अमरावती कला शैली जिसका जो है दक्षिण भारत में काफ़ी प्रभुत्व है, उत्तर भारत में इतना इसकी जानकारी नहीं है। तो इनकी जो है ये कला शैली का निर्माण दक्षिण भारत में यही सातवाहन के समय काल में होता है। इसके अलावा यहाँ पर इस काल ने जो है चांदी, तांबे, सीसा, पोटीन और कांसे के मुद्राओं का भी चलन प्रारंभ किया था। इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आता है सीसा के सिक्के। भारत में सबसे पहली बार अगर शीशे के सिक्के के चलन की बात की जाएगी तो शीशे के सिक्के सबसे पहले इन सातवाहन वंश के ने चलाया था। कागज़ के जो है मतलब मुद्रा की अगर बात की जाएगी तो सबसे पहले चाइना वालों ने चला दिया था। तो फिलहाल यहाँ ये इम्पॉर्टेंट है, शीशे के सिक्के सबसे पहले सातवाहन वंश ने चलाया था। सातवाहन वंश के अलावा बात करेंगे कि इनका साम्राज्य कहाँ तक फैला हुआ था, तो इसमें यहाँ पर गोदावरी नदी के तट से ले करके या फिर गोदावरी नर्मदा दोनों आप देख सकते हैं। मुख्यतः गोदावरी नदी के तट से लेकर के दक्षिण में कृष्णा नदी के तट तक इनका साम्राज्य फैलता है। और कृष्णा नदी के और नीचे तुंगभद्रा नदी यहाँ थोड़ी ये बीच में क्षेत्र आता है। यहाँ पर एक जो है छोटा सा जो है मतलब तीन रियासतें उत्पन्न होती हैं, यही सातवाहन वंश के समय में ही। इन 3 रियासतों का नाम रहता है पांड्या वंश, चोल और चेर वंश, जो धीरे धीरे आगे चल के वर्तमान में दक्षिण भारत के इतिहास में सबसे ज़्यादा प्रमुख रोल अदा करती हैं। इनका एक सेपरेट वीडियो हम बाद में कभी चर्चा करेंगे। फिलहाल जो इन वंश से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ अगर देखा जाएगा कि इनका राजधानी कौन रहता है, इनका साम्राज्य कहाँ से कहाँ तक फैल रहता है, वो चीज़ हम इसमें देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पांड्या वंश की। तो पांड्या वंश की राजधानी रहती है मदुरई, ये कर्नाटक के पास का क्षेत्र होता है। चोल वंश की बात की जाए तो चोल वंश उत्तरी तमिलनाडु मतलब तमिलनाडु के जो ऊपर वाला हिस्सा और आंध्र प्रदेश का जो है निचला हिस्सा, जैसे जो वर्तमान में तेलंगाना राज्य के जो नीचे का क्षेत्र आ जाता है, वो वाले हिस्से, इन दोनों के बीच में चोल वंश का स्थान दिखता है। और ये चोल वंश के साम्राज्य को कहते थे चोला मंडल या फिर वर्तमान में जो हम लोग कुछ लोग प्रोनाउंशिएट करते हैं कोरामंडल। तो ये कोरोमंडल अभी कहाँ पर है, जैसे जो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु को जो समुद्री तट को कोरोमंडल कहा जाता है, ये इसी कारण से कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर चोल वंश का स्थान रहता है, इसे उनके नाम पे कोरोमंडल तट पड़ता है। कोरोमंडल या चोला मंडल दोनों होता है। बात की जाए इनकी राजधानी की तो चोल वंश ने अपनी राजधानी कावेरीपट्टनम या फिर पुहार जिसको कहा जाता है इस जगह को बनाई थी। और इसके बाद बात करते हैं, तीसरे नंबर पे आता है चेर वंश। चेर वंश केरल देश में जो आज का केरल जो राज्य है, तो केरल वाले क्षेत्र में ये चेर राजवंश की स्थापना होती है और यहाँ की राजधानी रहती है वंजी या फिर करूर।
प्रसिद्ध एक सांसद हैं ये शशि थरूर इसी एरिया में आते हैं। और इसके अलावा कांग्रेस के मतलब पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जी, वो भी यही इस समय केरल से ही अपने केरल के वायनाड संसदीय क्षेत्र से सांसद हैं। ठीक है, तो ये तो इम्पोर्टेंट हो गया, जो भी है वो हमने बता दी यहाँ पर। इसके बाद बात करते हैं भारत के कुछ आक्रमण के। भारत में जितने भी जो है मतलब गुप्त वंश के पहले तक के जितने भी शासक आते हैं, जो हर्यंक वंश या मौर्य साम्राज्य में जो स्थापित होते हैं, उनकी चर्चा तो हमने यहाँ पर कर ली। और माफ़ कीजिएगा, मौर्य नहीं, मतलब मगध के अंतर्गत जो स्थापित होते हैं उनकी चर्चा तो यहाँ कर लिए। अब थोड़ा सा भारत में विदेशी आक्रमण की बात करते हैं। इसके बाद इनको थोड़ा सा और डिस्क्रिप्शन देख करके फिर दोबारा भारत में गुप्त वंश के साथ जो है फिर लौटते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं विदेशी आक्रमणकारी। तो ये टेबल इसमें बनी है, इसमें साफ साफ देख सकते हैं जो सबसे पहले इंडो यवन के इंडो ग्रीक लोग जो आए, जो जिसको हिंद यवन कहते हैं, वहाँ के लोग आते हैं। इसमें आने वाला जो है एक शासक होता है जिसका नाम मिरांडर है, जिसको हिंदी भाषा में कहते हैं मिलिंद शाकल। ये भारत में आता है और ये भारत में आकर के वर्तमान सियालकोट जो क्षेत्र होता है, वर्तमान सियालकोट को राजधानी बनाता है। और ये मिलिंद शाकल ये भारत में फिर वापस फिर कुछ दिन बाद दक्षिण भारत जाता है। फिर वहाँ पर नागार्जुन सागर जो डैम बना है, वो नागार्जुन सागर एक नागार्जुन नाम के व्यक्ति के ऊपर बना है, तो उन्होंने इसको फिर जो है बौद्ध धर्म की दीक्षा देते हैं। तो खैर उसकी चर्चा हम आगे करेंगे। फिलहाल ये चीज़ इसने अपनी राजधानी बनाई थी वर्तमान सियालकोट को। अगर ये मूल निवासी पूछा जाएगा कहाँ पर था, तो ये बैक्ट्रिया का निवासी था, जो भारत में सन 190 ईस्वी पूर्व में आता है। सेकंड बात करते हैं शक की। तो ये शक जो है नाहपान नाम की या फिर पश्चिम भारत वाले क्षेत्र में जो है सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि हासिल करते हैं। अगर ये भारत में जब एंटर करते हैं, जो आज वर्तमान क्षेत्र है भारत का, तो ये महाराष्ट्र में जो है मतलब इनके जो है मतलब प्रस्थान आने का जो है इन्फॉर्मेशन मिलती है। क्यों? क्योंकि महाराष्ट्र में कुछ अभिलेख मिले हैं जो सातवाहन अभिलेखों के साथ जो है मिलता है हमको कि भारत में शक लोग भी आए थे। शक ही बाद में आगे कुछ लोग हिस्से में टूटते टूटते सातवाहन वगैरह सब बनते चले गए। और ये मूल निवासी कहाँ के थे? ये सीरिया के निवासी थे। सीरिया वर्तमान आज का ईरान क्षेत्र, सीरिया और ईरान का जो बीच का क्षेत्र आता है, वहाँ के ये निवासी हुआ करते थे। और इनका भारत आगमन 90 ईस्वी पूर्व मतलब 90 BC में होता है। तीसरा आते हैं पार्थियाई मतलब पल्लव राजवंश। इसको पार्थियाई भी बोलते हैं या पहलव या फिर पल्लव, कुछ भी नाम मिलता है अलग अलग किताबों में। इसका जो है गोंडो फर्निस नाम का एक व्यक्ति है जो सर्वाधिक प्रसिद्ध रहता है इस वंश का, और भारत में आता है। ये अपनी राजधानी सबसे पहले बेलग्राम में अभी इसकी रहती है। और यहाँ वहाँ पर ही जो है बेलग्राम में ही बेग्राम में ही इसने विशाल संख्या में सिक्के चलाए थे, जिसमें इसकी इन्फॉर्मेशन काफ़ी मिलती है। अगर बात करेंगे ये मूल निवासी और कहाँ का, फिर बाद में बनता गया पता चलता है मूल रूप से, क्योंकि ये तो फिर अफ़गानिस्तान में तो बाद में गया था, पर उसके पहले ये पार्थियाई या फिर ईरान नाम की जगह में ये मिलता है हमको इसका निवास स्थान। और ये भारत में अगर आने की बात कहेंगे तो 1st सेंचुरी ऑफ AD मतलब पहली शताब्दी AD में आया था। चौथा नंबर पे बात करते हैं कुषाण, जो ये यूची राजवंश से ताल्लुक़ रखता था, जो तुर्कमेनिस्तान या फिर कजाकिस्तान वाले क्षेत्र से भारत आते हैं। ये वहाँ पर जो है लड़ाई वड़ाई में इसके वंशज हार जाते हैं, भागते भागते इंडिया आते हैं। और इंडिया में आने के बाद जो है फिर यहाँ पर जो अपना जो है विस्तार करते हैं, जिसमें कुछ प्रसिद्ध शासक रहते हैं, जिसमें से रुद्रदामन और खुद कनिष्क जो दिखाते हैं, जिनका इन्फॉर्मेशन है। इनकी राजधानी की अगर बात करते हैं तो ये अपनी राजधानी उज्जैनी या फिर पुरुषपुर बनाते हैं। पुरुषपुर वर्तमान में वो पेशावर पाकिस्तान के क्षेत्र में आता है। उज्जैनी भी इनकी राजधानी बनती है। इसके अलावा ये मूल निवासी की अगर बात होता है तो जैसे कि मैंने बताया, ये चीनी और तुर्कमेनिस्तान के बीच के हिस्से में आते हैं। और भारत आगमन इनका होता है सन 15 AD में। और फिर इसके बाद इसका आगे का हिस्सा है वो हम आगे चर्चा करते हैं। फिर तो ये वीडियो अभी यहाँ तक ही बनाते हैं। इस वीडियो का फिर सेकंड पार्ट जो है हम लेकर के आते हैं, जिसमें हम विदेशी आक्रांताओं के बारे में बोलेंगे। और इसमें जो है ये जितने भी विदेशी आक्रमणकारी रहते हैं, इनको थोड़ा विस्तृत अध्ययन करना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो किसी भी इम्पोर्टेंट टॉपिक में पूछ लेता है। तो बेहतर होगा कि हम नया वीडियो इसके लिए बना लें। तो इसका अगला वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वो इसी से लिंक्ड वीडियो रहेगा। तब तक फ़िलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, और उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और हाँ प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, क्योंकि आपकी शेयरिंग से हमको ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा, और हम जल्दी से जल्दी आपके पास पूरे एक जो है
बिहार, भारत या फिर मध्य प्रदेश, किसी भी स्टेट का जो एग्ज़ाम्स हैं, तो उन सब के लिए जितने भी वीडियो हो सकते थे वो हम जल्दी से जल्दी आप तक लेकर के आएंगे। और इसके अलावा अगर किसी को भी ऐसा डाउट होता है कि किसी को स्पेशल टॉपिक में कुछ प्रॉब्लम है, नहीं समझ में आ रहा है, कोई भी दिक्कत है, तो आप हमको कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। मैं अगर किसी एक बंदे को भी अगर किसी टॉपिक में ज़रूरत है, मैं उसके लिए एक इंडिविजुअल बना करके वीडियो बना करके अपलोड करूँगा इस चैनल पे। कोई दिक्कत नहीं है कि अगर एक आदमी आ रहा, 2 आदमी, 50 आदमी पूछ रहे हैं। अगर आपको कुछ भी डाउट हो रहा है आप बिल्कुल बता सकते हैं। विदिन 24 आवर्स आपको हमारे चैनल में नया वीडियो वो प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ताकि आपके कोई भी डाउट हो वो तुरंत क्लियर हो सके। चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बने रहिए हमारे वीडियो में और हमारे अगला वीडियो के वेट करिए। चलिए, हैव ए नाइस डे और जय हिंद।